दिल्ली के नए सीएम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि शाम 5 बजे आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक, सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जुटेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। पीएसी में नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। फाइनल नाम कल विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा। केजरीवाल ने एलजी से मिलने का वक्त मांगा है। तो दिल्ली में सियासी सरगर्मी उफान पर है। शाम 5 बजे आपकी पीएसी की बैठक होगी। तो आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास। और दीपक, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि 2 दिन के बाद अपना इस्तीफा दे देंगे। तो उसी लाइन पर बिल्कुल यह पता चला जो थोड़ी देर पहले खबर आई कि एलजी से उनकी मुलाकात होगी कल और फिर अपना इस्तीफा देंगे। लेकिन यह सवाल लाख टके का बना हुआ है कि सीएम होगा कौन। आज क्या पीएसी की बैठक से कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? हाँ बिल्कुल अखिलेश, इसी पर चर्चा है और इसी को लेकर पीएसी की बैठक भी होनी है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होती है। 10 से 11 मेंबर्स हैं। तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के इस कमेटी में होते हैं जो आगे की रणनीति तय करते हैं। अभी की जो जानकारी है, जब 5 बजे ये बैठक होगी और इससे पहले जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई उसमें 2-3 नाम उन्होंने रखे हैं। उन्हीं नामों को इस पीएसी की बैठक में रखा जाएगा। पीएसी के मेंबर में जो सबसे ज़्यादा सहमति जिस नाम पर बनेगी उस नाम को विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा। और फिर कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो भी खबर आई है कि कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से शाम में मिलेंगे और उसी वक्त अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और साथ ही जो नया नाम है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है उसके नाम को भी उपराज्यपाल के सामने रखेंगे और कहेंगे कि इनका आप जल्दी से शपथ ग्रहण करवाइए, ये हमारे नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। एक और जानकारी अखिलेश मैं इस वक्त यहाँ पर देना चाहता हूँ कि कैबिनेट में मंत्री की जगह भी खाली है, क्योंकि अभी हाल ही में एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो उनकी जगह कौन होगा। तो अभी ये जानकारी मिलकर आ रही है कि कैबिनेट में एक मंत्री को और जोड़ा जा सकता है। खासतौर पर SC/ST विभाग जो था वो खाली चल रहा था। ऐसे में उसके लिए भी एक माना जा रहा है कि एक दलित चेहरा जो है वो कैबिनेट में आएगा। तो ये 2 बड़े चेहरे जो हैं वो कल इस कैबिनेट में शामिल होंगे। दीपक, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। दरअसल कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने इस बीच आम आदमी पार्टी पर हमला किया। मुख्यमंत्री पद को लेकर नाटक, ये कहना कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है केजरीवाल, आपके बाकी नेता घरेलू नौकर हैं। तो संदीप दीक्षित ने बहुत ही सख्त लहजे में यह बात कह दी कि आम आदमी पार्टी के बाकी नेता घरेलू नौकर हैं। सीएम वही बनेगा जो सबसे अच्छा सीए होगा। सीएम वही बनेगा जो फायदा नुकसान का हिसाब रखे। तो ये बातें संदीप दीक्षित ने कही हैं। इनके यहां अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी तो सब, माफ करिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी को बुरा ना लगे, सब डोमेस्टिक सर्वेंट हैं। सप्लाई डिमांड वाला मामला है और उसके अलावा किसी की कोई औकात नहीं है पूरी आम आदमी पार्टी में। मुख्यमंत्री वो बनेगा जो एक तरीके से इनका सबसे अच्छा सीए होगा। दीपक, देखिए, लगातार इस तरीके के सुर संदीप दीक्षित की तरफ से सुनाई पड़ रहे हैं। कल भी उन्होंने बहुत तीखा हमला किया था। आज तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को डोमेस्टिक सर्वेंट कह दिया। देखिए, लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं। कांग्रेस के नेता जो दिल्ली में हैं, खासतौर पर आप संदीप दीक्षित की बात करें, अजय माकन की बात करें, ये तो लगातार अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते रहे हैं। और दिल्ली में जिस शराब नीति के चलते अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उसके पीछे भी जो शिकायत थी वो अजय माकन की ही थी। तो ऐसे में ये लोग हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं और अभी आगे भी उठाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूँ अखिलेश, जो जानकारी आ रही है कि उपराज्यपाल से जो समय मांगा गया था वो समय मिल गया है उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ से। अरविंद केजरीवाल को कल शाम 4:30 बजे का समय मिला है अरविंद केजरीवाल को, यानी कि कल शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचेंगे और वहां पर अपना इस्तीफा सौंप देंगे और वहीं पर ही नए मुख्यमंत्री के नाम की चिट्ठी। ये एक बड़ी जानकारी दीपक आप दे रहे हैं। इसी पर जरा विस्तार से कुछ और अपडेट दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। अंकित, आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन से क्या? जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उपराज्यपाल सचिवालय से वक्त मांगा गया था और कुछ ही मिनटों पहले ही यह आधिकारिक तौर पर जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है कि वो जो उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांग रहे थे वो वक्त होगा कल शाम 4:30 बजे। यानी कि अब ये जो है लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल शाम 4:30 बजे अपने पद से देंगे इस्तीफा। लेकिन अब दिलचस्प क्या होगा वो ये देखना होगा कि क्या जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जाते हैं, क्या वहीं पर उसी के बाद में ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान या फिर नए मुख्यमंत्री के नाम का भी जानकारी देते हैं उपराज्यपाल के दफ्तर को, या फिर उसके बाद में विधायक दल की बैठक और तमाम जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि अब
से 24 घंटे 15 मिनट बाद यानी कि कल शाम 4:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देंगे अपने पद से इस्तीफा और उसके बाद में चुना जाएगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें अभी की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एलजी से जो मिलने का वक्त मांगा था, उन्हें समय दे दिया गया है एलजी दफ्तर की तरफ से। शाम 4:30 बजे उनकी मुलाकात एलजी से होगी और औपचारिक तौर पर अपना त्याग पत्र वो सौंप देंगे। अब इसके बाद क्या उसी वक्त यह पता चल जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, या फिर जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें चर्चा होगी, वहां पर एक नेता चुना जाएगा, फिर वो नाम आगे रखा जाएगा। इस बाबत क्या दीपक आपके पास कुछ अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही साफ कर दिया अखिलेश की जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि विधायक दल की बैठक पहले होनी है जो कि कल दोपहर में हो जाएगी। उसी विधायक दल की बैठक में एक नया नेता चुन लिया जाएगा, उसके नाम तमाम विधायकों के हस्ताक्षर होंगे, उसी के साथ एक लेटर तैयार किया जाएगा। उस लेटर के साथ ही अरविंद केजरीवाल और संभव है कि अपने तमाम कैबिनेट के साथियों के साथ पहुँचेंगे उपराज्यपाल सचिवालय। 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। इस्तीफा पहले सौंपा जाएगा, एलजी से एक्सेप्ट करेंगे और उसी दौरान नए नाम को जो तय किया गया नाम है वो नाम भी उस वक्त वहां पर मौजूद हो सकता है और उसके नाम की चिट्ठी सौंपी ये जो आप बता रहे हैं एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि जब इस्तीफा सौंप देंगे अरविंद केजरीवाल उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कल विधायक दल की बैठक पहले हो जाएगी, यानी अगला सीएम कौन होगा ये तय हो चुका होगा जब इस्तीफा देने केजरीवाल जाएंगे तो। बिल्कुल, और ये आज शाम को ही तय हो जाएगा अखिलेश। ये भी जानकारी मिल रही है पीएसी की बैठक में लगभग चीज़ें साफ हो जाएंगी कि आखिर कौन नया चेहरा होने वाला है, किन नामों को साफ करके किस नाम को सेलेक्ट किया गया है और उसी पीएसी में जो नाम तय किया गया है उसी नाम को रखा जाएगा कल विधायक दल की बैठक में। और विधायक दल की बैठक में लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर इस नाम को क्यों चुना गया है। उसके बावजूद भी अगर विधायक कहते हैं कि नहीं हमें ये नाम पसंद नहीं है, अगर कुछ विरोध होता है तो दूसरा विकल्प भी सामने रखा जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर यह है कि बहुत कम नजर आती है कि अगर तय कर दिया जाएगा कोई नाम तो उस पर कोई विरोध करे, ये ऐसा बहुत कम लगता है कि ऐसा होगा। हरियाणा में रूठों को मनाने की कवायद जारी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही खेमों की बात की जाए तो यहां पर रूठने वाले कई हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला, नाराज हैं, रूठ गए हैं, उन्हें मनाने का प्रयास चल रहा है। सोनीपत में बीजेपी के बागी राजीव कविता जैन मान गए हैं, सीएम नायब सिंह सैनी ने दोनों को मनाया है। अंबाला में नाराज नेताओं को दीपेंद्र हुड्डा ने मनाया। यानी देख रहे हैं आप, दोनों खेमों की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि जो नाराज हो गए हैं, जो अपने थे टिकट ना मिलने की वजह से अब वो बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं, उन्हें मना लिया जाए, वरना चुनाव में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं किस तरीके की सरगर्मी नजर आ रही है। वोटिंग की तारीख आने से पहले तमाम बागियों को मनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और दोनों ही खेमों से खबर है, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी, कि जो बागी हुए हैं उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पार्टी का निर्णय होता है, थोड़ा मन में आता है कि काम किया है, परंतु राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। में फायदा मिलेगा। हिम्मत जी के साथ आने से केवल अंबाला ही नहीं, आप जानते हैं शाहबाद इंद्री तक पूरी बेल्ट में एक अच्छा संदेश जाएगा, तो फायदा मिलेगा। और अब हमारे संवाददाता सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। सचिन, ये जो रूठ गए थे वो सब मान जा रहे हैं क्या दोनों खेमों के, कि अभी भी कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं? जी अखिलेश, इसमें बता दूं कि आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन विड्रॉल की और 3 बजे तक का वक्त था नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए। तो आज सुबह से ही, पिछले कल से भी कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता जो थे लगे थे इस कवायद में कि हम जो बागी हैं उनको मना लें। कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है दोनों को, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, पर कुछ बागी अभी भी मैदान में हैं। जो प्रोमिनेंट नाम हमारे पास आए हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए हैं, वो मैं अगर शेयर करूं तो इंद्री कंस्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे राजकुमार सैनी ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। ये बेसिकली इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, पर ये बीजेपी के एमपी रहे हैं,
इसी तरह अटेली असेंबली से जो है कांग्रेस के बागी हेमंत शर्मा, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। नारनौल से जो है बीजेपी की बागी भारती सैनी, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। और सोनीपत से जो है बीजेपी के बागी जो है राजीव जैन, उन्होंने भी वापस लिया है। बवारी खेड़ा से कांग्रेस के बागी हैं रामकिशन खेड़ा, उन्होंने वापस अपना जो नॉमिनेशन लिया है। नागल चौधरी से बीजेपी के बागी जो हैं सतीश सैनी, उन्होंने नामांकन वापस लिया है। और इसमें बादली से जो बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल अलायंस के जो कैंडिडेट थे महेंद्र सिंह, जिनके सुबह लापता होने की भी जो है चर्चा चली थी, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। पर कितने लोगों ने नामांकन वापस लिया है, ये फाइनल लिस्ट जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है हरियाणा का, उनकी तरफ से शेयर की जाएगी। क्योंकि दोनों दलों में, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी 30 से ज़्यादा जो हैं रेबल्स जो हैं, बागी जो हैं, वो चुनाव मैदान में थे। तो फाइनल टैली जब तक नहीं आएगी तब तक जो है उसको बता पाना कि ठीक है सचिन, फाइनल टैली का हम लोग भी इंतजार करते हैं। जैसे ही आ जाए तो वो जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो यहां विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर ये आ रही है, शाम 5 बजे जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, तो पहले चरण के प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अमित शाह की आज जम्मू कश्मीर में 3 जनसभाएं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को होगी वोटिंग। तो जितने भी खेमे हैं वहां से पूरी ताकत लगाई जा रही है चुनाव जीतने के लिए। और बीजेपी कैसे जोर लगा रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमित शाह गृह मंत्री खुद वहां पर पहुंचे, आज उन्होंने 3 सभाएं की। क्या क्या आज पूरा कार्यक्रम रहा अमित शाह का, जरा विस्तार से जानते हैं। मेरे साथ अजय बाचलू इस वक्त जम्मू से मौजूद हैं। अजय, देखिए अखिलेश, आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 64 उम्मीदवार जो है जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अगर पिछले चुनाव 2014 की बात करें तो यहाँ जो है अब फिलहाल 8 सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद जो है यहाँ पर जो है सीटें बढ़ी हैं। और 2014 में जो है बीजेपी के पास ये 4 सीटें थी और 2014 में कुल 6 सीटें थी इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन इस बार सीटों का नंबर बढ़ के 8 हो गया और बीजेपी ये चाहती है कि वो पिछला रिकॉर्ड जो कि 4 सीटें हैं उससे ज़्यादा और बेटर परफॉर्म करें। इसी के चलते लगातार न केवल अमित शाह ने आज 3 रैलियां की, अमित शाह ने पाडर में रैली की, अमित शाह ने इसके बाद किश्तवाड़ में रैली की और अब अमित शाह की रैली जो है वो इस समय रामबन में चल रही है। तो पूरा जोर जो है वो बीजेपी लगा रही है। इससे पहले अगर बात करें तो इन सीटों पर अपना दबदबा बनाने के लिए कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी भी एक रैली कर चुके हैं। लेकिन इस फर्स्ट फेज के चुनाव की अगर बात करें जम्मू में तो महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद, ये वो 2 चेहरे थे जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिसिंग थे। जम्मू में इन दोनों ने बिल्कुल भी अपने चुनाव प्रचार नहीं किया। लेकिन तो नजर बनाकर रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से खबर आ रही है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर बातचीत को तैयार हो गए हैं। डॉक्टरों ने लाइव स्क्रीनिंग की शर्त छोड़ी। बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग हमें दी जाए, यह कहना जूनियर डॉक्टर्स का। हम बातचीत को तैयार हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यह गतिरोध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। लाइव स्क्रीनिंग की जो शर्त थी कि यानी ये जो बातचीत होगी सभी को उसी वक्त दिखाया जाए रियल टाइम, वो उस शर्त से अब ये पीछे हट चुके हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं। एनडीए खेमे में अब जाति जनगणना की मांग उठने लगी है। जेडीयू और टीडीपी ने जाति जनगणना की मांग की है। देश में जाति जनगणना होती तो अच्छा रहेगा, यह संजय झा का बयान। संजय झा जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जबकि तेलुगु देशम पार्टी ने भी कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। देश में जल्द कराई जा सकती है जातीय जनगणना, ये भी सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। दरअसल जाति वाला कॉलम शामिल करने पर फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन जातीय जनगणना संभव है। देश में अकेला प्रदेश बिहार है जो जातीय गणना कराया, और हम लोगों की जरूर इच्छा है कि अगर पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती है तो ये अच्छी बात है। एनडीए में जो भी पार्टनर शामिल है, चाहे वो जेडीयू हो और बाकी सब पार्टनर्स जो भी है, वो सब लोग यूनानिमसली कैस्ट सेंसस का समर्थन कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री भी उसके ऊपर कैस्ट सेंसस के ऊपर पूरी तरह उसको आगे लेके जाने के लिए सब तैयारियां भी हो रहा है। और आइए सीधे अब चलते हैं नीरज पांडे के पास। और देखिए नीरज, सवाल यह है कि ये जो मांग हो रही है, अब ये विपक्ष की तरफ से ही नहीं बात रह गई है कि मांग हो रही है,
तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड, दो ऐसी पार्टियां जिनके समर्थन से ही ये सरकार चल रही है, दोनों अब जाति जनगणना के पक्ष में हैं। क्या बीजेपी कह रही है इस पर? देखिए, अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के तमाम बड़े नेता कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि वो जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी इस बात का समर्थन कर चुके हैं कि जाति जनगणना के विरोध में नहीं, वो जाति जनगणना के पक्ष में है। लेकिन जाति जनगणना कब होगी, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये सही बात है कि हमारी जानकारी है कि जनगणना को लेकर केंद्र सरकार तैयारी कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि जल्द ही जनगणना शुरू होगी। लेकिन जाति जनगणना जैसा कोई क्लॉज अभी तक उसमें रखा नहीं गया है। अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई कि जाति जनगणना केंद्र सरकार कराएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है कि आज ही भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी से हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि सब लोग हिंदुओं में ही जाति जनगणना ढूंढ रहे हैं, जबकि मुस्लिम और दूसरी जातियां हैं वहाँ भी जो जातियां हैं वो कई अलग अलग जातियों में बटी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो जाति जनगणना कराने वाले लोग दरअसल इस देश में हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, ऐसा मानना है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ये बात कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आरक्षण में कैसे इसको तब्दील करेंगे, इसका भी एक स्वरूप प्रारूप बनना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक रीज़न है कि अब तक केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, सीधे तौर पर जाति जनगणना पर कोई एक्शन करता दिखाई नहीं पड़ता। ये अलग बात है। देखिए, एनडीए में जाति जनगणना की मांग उठी तो वहीं विपक्ष जाति जनगणना के बहाने सरकार पर हमलावर है। जातीय जनगणना को लेकर सियासत में चल रही जुबानी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं। में देश को टुकड़े टुकड़े बांट करके जो नुकसान करने की प्रवृत्ति दिख रही है वो ठीक नहीं है। जातियां तो मुस्लिम्स में भी होती हैं, उनको तो आप छूने की कोशिश नहीं करते। राहुल गांधी ने कभी शब्द इधर उधर नहीं किए। हम जाति जनगणना के पक्ष में। जाति जनगणना अगर ये प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी ने जैसा कहा है दूसरा प्रधानमंत्री कराएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी जातिगत जनगणना का कोई विरोध नहीं, समय और कैसे इसको किया जा सकता है इसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बीजेपी कभी पिछड़े, दलित और आदिवासियों का हक, अधिकार, सम्मान या आरक्षण नहीं देना चाहती। तय करती है कि कास्ट सेंसस करना है, कास्ट बेस्ड सेंसस करना है, तो मुझे नहीं लगता कि शिवसेना को कोई ऐतराज होगा इस पर। जनगणना के कार्य के साथ साथ हम लोगों का डिमांड है कि उसमें एक कॉलम जोड़ दिया जाए जातीय जनगणना का। पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनकी संख्या और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है उसका आकलन हो सके। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की नीतीश सरकार पर जासूसी का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया यह गंभीर आरोप। आरजेडी की मीटिंग में सीआईडी को भेज रहे नीतीश, ये कहना तेजस्वी यादव का। पार्टी की बैठक में मेरी निगरानी हो रही है, मधुबनी में मेरे फोटो लिए गए, वीडियो बनाया गया, बिहार सरकार घबराई हुई है। आपकी जासूसी का हाँ भाई, मंत्री क्या उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य अब जाने हमको क्या है, आपके मुख्यमंत्री बैठ जाए। अरे भाई पेपर आप दरभंगा में दरभंगा हर जगह यहाँ भी चलता है। वैसे तो हर जगह ही हो रहा है, लेकिन जो आईडी जो दिखाया, जो पकड़े गए वो दरभंगा में। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी शशांक के पास। शशांक, क्या ये तेजस्वी यादव की नए ढंग की राजनीति दिख रही है क्या? इसके पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे पास वीडियो है कि नीतीश कुमार कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, उसके बाद वैसा कोई वीडियो तो सामने नहीं आया। अब कह रहे हैं कि उनकी जासूसी हो रही है, कोई प्रमाण लेकर आए हैं क्या सामने? देखिए, एक नई तरह की सियासत तेजस्वी कर रहे हैं। जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि जासूसी कराई जा रही है, उसका कोई प्रमाण अब तक वो जारी नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए हैं उससे बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। इस यात्रा पर पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि जो चुनाव होना है अगले साल, उसको लेकर ये यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। तो तेजस्वी के पास अगर सबूत है तो उनको ये जारी करना चाहिए। वैसे जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, बिलो द बेल्ट जाकर राजनीति वो नहीं करते हैं। तो आपके पिता की कभी जासूसी नहीं कराई गई तो आपकी क्यों कराई जाएगी? तो सत्ता पक्ष तो इनकार कर रहा है, लेकिन मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। अब तेजस्वी इस मुद्दे पर नया कुछ क्या कहते हैं ये भी देखना होगा।